हेलो एवरीवन। हम पिछले पार्ट में संविधान के निर्माण की बात कर चुके हैं। आज इसी सीरीज में आगे कुछ जरूरी सवाल। बिल्कुल अमित सर, जो हमारे संविधान के दस्तावेज पर सोचने को मजबूर करता है। किसी देश के बुनियादी दस्तावेज को बनाने की प्रक्रिया, जिसमें इतनी बहसें, इतने समझौते और इतने अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व शामिल हो। सही कहा मोनिका। वो प्रक्रिया दशकों बाद भी उस दस्तावेज की ताकत और वैधता को कैसे जिंदा रखती है? शायद जवाब इसी प्रक्रिया की समावेशी भावना में छिपा है। आज इस सीरीज में हम इससे आगे की बात करेंगे, लेकिन पहले प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। बिल्कुल अमित सर, हम भारतीय संविधान पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। वो इसकी कुछ बहुत ही दिलचस्प विशेषताओं को सामने रखते हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ यह जानना नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, बल्कि यह समझना है कि इसे ऐसा क्यों बनाया गया। मतलब वो क्या चीज है जो इसे दुनिया के बाकी संविधानों से इतना अलग, इतना अनूठा बनाती है। अमित सर, ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि देखिए, संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब तो है नहीं। वो किसी भी देश के आदर्शों और उसकी आत्मा का आईना होता है। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मतलब इतना ज्यादा विस्तृत क्यों बनाया गया इसे? कोई खास वजह थी इसके पीछे? हाँ बिल्कुल आकाश, और भारतीय संविधान की आत्मा को समझने के लिए हमें इसकी बनावट की कुछ परतों को खोलकर देखना होगा। इस दस्तावेज को पढ़ते हुए जो पहली चीज दिमाग पर असर करती है वो है इसका आकार। इसकी लंबाई के पीछे एक तो भारत की जो विशाल विविधता है वो एक बड़ा कारण है, और साथ ही हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के कई संविधानों को बहुत गहराई से परखा। जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। अमित सर, यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मतलब इतना ज्यादा विस्तृत क्यों बनाया गया इसे? कोई खास वजह थी इसके पीछे? बिल्कुल, इसकी लंबाई के पीछे एक तो भारत की जो विशाल विविधता है, वो एक बड़ा कारण है, और साथ ही हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के कई संविधानों को बहुत गहराई से परखा। जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं। बहुत जगहों से प्रेरणा ली गई, बहुत जगहों से उन्होंने हर जगह से बेहतरीन चीजों को लेकर भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाला। अच्छा, इसीलिए कुछ लोग मजाक में इसे उधार का थैला भी कहते हैं। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ये टर्म मैंने सुना है, पर असल में ये दुनिया भर के सबसे अच्छे विचारों का एक संगम है। तो ये उधार लेना भी अपने आप में एक अनूठी सोच को दिखाता है। इसका क्या मतलब है सर? मतलब यह कि किसी एक विचारधारा से बांधा नहीं, व्यवहारिक दस्तावेज है। एक और पहलू जो ध्यान खींचता है वो है इसका लचीलापन और कठोरता का मिश्रण। यह थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है, और यही संतुलन इसकी असली ताकत है। देखिए, संविधान के कुछ हिस्सों को बदलना संसद के लिए आसान है, जैसे कि राज्य का नाम बदलना। लेकिन जो इसकी मूल संरचना है, जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, बिल्कुल उस मूल संरचना को बदलना लगभग नामुमकिन है। और यही चीज इसे एक जीवित दस्तावेज बनाती है, जो समय के साथ बदल तो सकता है, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोता। अमित सर, इसी तरह का दोहरापन तो शासन प्रणाली में भी है ना? संघात्मक भी और एकात्मक भी। हाँ, सुनने में थोड़ा-सा जटिल लगता है। अब सवाल उठता है कि इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि सामान्य दिनों में राज्य सरकारें अपने मामले में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, जैसे कि पुलिस, स्वास्थ्य है, आदि जैसे सब्जेक्ट्स। यह बहुत संघात्मक ढांचा है। लेकिन अगर कोई देश में राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति आ जाए, तो सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती हैं, तब ये एकात्मक रूप ले लेता है और उसी तरीके से फंक्शन करता है। अमित सर, यह देश की सुरक्षा और एकता के लिए एक बहुत जरूरी प्रावधान है। हाँ, बिल्कुल सही मोनिका। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी संविधान की असली पहचान तो उसकी आत्मा यानी उसकी प्रस्तावना से होती है। इसकी शुरुआत ही हम भारत के लोगों से होती है। यह बहुत शक्तिशाली शब्द है। लेकिन अमित सर, आपको नहीं लगता सिर्फ एक प्रतीकात्मक बयान है, या इसका कोई कानूनी महत्व भी है? आकाश, पहले इसे एक परिचय ही माना जाता था, लेकिन अब इसका बहुत गहरा कानूनी महत्व है। यह शब्द यह स्थापित करते हैं कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता ही है। किसी राजा या बाहरी शक्ति ने हमें यह संविधान नहीं दिया है। जैसा कि प्रख्यात विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यह बताती है कि संविधान का लक्ष्य क्या है: स्वतंत्रता, न्याय, समानता। एक बात पढ़कर मुझे बहुत हैरानी हुई। दस्तावेज में लिखा है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, यह शब्द शुरू से प्रस्तावना में थे ही नहीं। हाँ मोनिका, सही कह रही हैं आप। इन्हें 1976 में जोड़ा गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्हें 4 संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, और उस समय के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में सरकार इन मूल्यों पर और जोर देना चाहती थी। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात थी कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और संसद इसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। इस एक फैसले ने प्रस्तावना को सिर्फ भूमिका से उठाकर संविधान की नींव बना दिया। तो कुल मिलाकर संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है,
एकल नागरिकता देता है और वोट देने का सार्वभौमिक अधिकार देता है। यह हर नागरिक को बराबर बनाता है, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग कुछ भी हो। सर, मेरा एक सवाल है। संविधान नागरिकों को इतने सारे अधिकार और सुरक्षा देता है, पर इसके बदले में वह एक नागरिक से सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की क्या अपेक्षा रखता है? क्या भारतीय संविधान पूरी तरह से एक मौलिक दस्तावेज है, या फिर ये दुनिया भर के जो सबसे बेहतरीन विचार थे उनका एक, कह सकते हैं, एक संग्रह है? हाँ जी आकाश, दुनिया भर के संविधानों से सबसे अच्छे हिस्से लेकर भारत के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया गया। देखिए, इन ढांचों की जो नींव थी, मतलब इसका जो एक तरह से कंकाल था, वो तो पहले से ही मौजूद था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। उनका काम था इस कंकाल पर एक शरीर देना और उसमें आत्मा देना, जिसके लिए उन्होंने वाकई पूरी दुनिया की तरफ देखा और एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम बात रखी। अमित सर, सबसे पहले सरकार की संरचना, मतलब ये जो हमारी संसदीय प्रणाली है, इसका विचार कहाँ से आया? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो पूरी संसदीय व्यवस्था है, कानून बनाने की प्रक्रिया और एकल नागरिकता, ये सारी मुख्य विशेषताएं ब्रिटेन से ली गई हैं। यह हमारे शासन का बुनियादी ढांचा है। एक तरह से हम देखें तो ये तो सरकार की बात हो गई। लेकिन अमित सर, मेरे दिमाग में एक और सवाल है कि नागरिकों के अधिकार वो भी तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल आकाश, बहुत ज़्यादा। और इसके लिए संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की ओर देखा। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स, हमारी प्रस्तावना का विचार और उस सबसे ज़रूरी न्यायिक पुनरावलोकन है, यानी जुडिशियल रिव्यू। ये भी अमेरिका से लिया गया है। सर, जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायपालिका के पास यह शक्ति है कि वह संसद के बनाए कानूनों की भी समीक्षा कर सकती है। बिल्कुल मोनिका, अगर वो कानून संविधान के खिलाफ हो, तो ये व्यवस्था और अधिकारों के बीच ज़रूरी संतुलन बनाता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, बिल्कुल सही। और केंद्र राज्य संबंधों के बारे में क्या? मतलब ये जो संघात्मक व्यवस्था है, इसका आइडिया कहाँ से आया? इसके लिए कनाडा की ओर देखा गया, एक ऐसा फेडरल सिस्टम जिसमें केंद्र मजबूत हो, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है, वो भी यहीं से लिया गया है। लेकिन राज्य को भी तो कुछ शक्तियां दी गई। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई, यानी कंकरेंट लिस्ट। मतलब जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सही। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। पर संविधान सिर्फ कानूनों का ढांचा तो नहीं होता, है ना? मोनिका, इसमें कुछ दार्शनिक आदर्श भी होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो संविधान की आत्मा है। जैसा हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और वंदता के विचार हैं, या आदर्श फ्रांस से लिए गए हैं, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। इसी तरह से जो मौलिक कर्तव्य हैं और न्याय का आदर्श है, वो पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है, जिसे हम यूएसएसआर भी कहते थे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो सरकार के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। तो यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक तरह का नैतिक रोड मैप भी है। अमित सर, आखिर में आपातकाल या संविधान में बदलाव जैसी प्रक्रियाओं के बारे में क्या, मतलब भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी, उसकी भी तैयारी की गई? हाँ आकाश, आपातकाल के लिए जो प्रावधान है, वह जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो शायद सबसे जरूरी है, वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। यही चीज हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाती है, यानी पत्थर की लकीर नहीं बनाती। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब कुछ लोग इसे उधार का थैला कहते हैं तो वो शायद पूरी तस्वीर नहीं देख रहे। बिल्कुल सही। यह उधार लेना नहीं था। यह दुनिया भर के अनुभवों से सीखना था और उन विचारों को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढालना था। मतलब यह संविधान सभा के व्यावहारिक दृष्टिकोण को दिखाता है। उन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश की, जो एक इतने विविध राष्ट्र के लिए काम कर सके, और मजबूत और लचीला ढांचा। और यह आज हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़कर जाता है कि हम यह देखते हुए कि जब से यह विचार लिए गए थे, तब से दुनिया और भारत कितना बदल गया है।